इंडिया न्यूज के कार्यक्रम इंडिया नेक्स्ट में आपको लिए चलते हैं, जहां पर इस समय नितिन गडकरी मौजूद हैं। गडकरी जी, आपका इंडिया नेक्स्ट कॉन्क्लेव में स्वागत है। हमने ये सोच लगाई कि 3 हफ्ते में इलेक्शन तो खत्म हो जाएंगे, भारत का दौरा चलता रहेगा, तो अगले 5 साल, अगले 10 साल आपका मिशन 2022 है, न्यू इंडिया मिशन है। आगे देखते हैं, एक आपका जो प्रोजेक्ट पे आपका काम चल रहा है, 12 घंटे बाय रोड दिल्ली टू मुंबई, कैसे होगा सर, कब तक? ये रोड जो है ये देश का सबसे बड़ा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है। इसकी शुरुआत गुड़गांव से होगी, अलवर सवाई माधोपुर से आगे रतलाम झाबुआ होकर वडोदरा और वडोदरा से मुंबई। तो ये टोटल दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस इसमें 120 किलोमीटर कम होगा। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये 5 बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया से एक्सप्रेस हाईवे जाने के कारण ये बैकवर्ड एरिया को डेवलप करेगा, एक ग्रोथ इंजन बनेगा बैकवर्ड एरिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मुंबई, इसको जोड़कर अगर हम अलाइनमेंट करते हैं तो लैंड कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर आती है। पर ये जो हमने बैकवर्ड एरिया लिया है वो 80 लाख रुपए आई, तो इसके 1 लाख करोड़ की इस रोड की कॉस्ट है। इसमें से 16 लाख करोड़ हमने लैंड एक्विजिशन पे बचाए। फिर रोड के बाजू में हम लोग कुछ टाउनशिप्स, कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स भी बनाने का सोच रहे हैं। ये रोड में लैंड एक्विजिशन 100% लगभग पूरा हो गया है, 60% वर्क अवार्ड हो गया है और 2.5 साल में ये रोड पूरा होगा और ये देश के इतिहास में एक नया ग्रोथ इंजन होगा और दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस आप 12 घंटे में पूरा कर सकोगे। 30 किलोमीटर हाईवे दिन का, मुझे पता है कि आप उससे ज्यादा चाहते हैं कि 40 हो, 50 तक हो, क्या ये कैसे बढ़ाएंगे सर? अब देखिए, 40 किलोमीटर पर डे ये मैंने टारगेट घोषित किया था। अभी जो मार्च एंड हुआ वो 32 किलोमीटर पे आया है। ये आ सकता है, इसमें मैं आपको ताज्जुब है कि मेरे डिपार्टमेंट का बजट और सरकार का बजट से मेरा बजट ज्यादा है, क्योंकि मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेस करता हूं। मैं 17 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूं और ये काम मैंने जो किए हैं इसमें काफी पैसा बाहर से खड़ा किया हुआ है, तो ये पैसे की कमी नहीं है। और अभी लैंड एक्विजिशन को हम इतने अच्छे रेट दे रहे हैं कि मुझे ऐसे डेलीगेशन आते कि हमारी लैंड आप हाईवे में एक्वायर करो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगले बार ये 40 किलोमीटर टारगेट पूरा हो जाएगा। आपने लैंड एक्विजिशन की बात करी, ऑलवेज हिस्टोरिकली लैंड एक्विजिशन सबसे डिफिकल्ट चीज हुई है। क्या अगर अगली सरकार आपकी आती है अगले 5 साल में, लैंड रिफॉर्म की फिर से चर्चा चलेगी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब ये जो जिनका इस विषय के साथ एक्चुअल संबंध नहीं उनकी चर्चा है, ये परसेप्शन गलत है। आपको अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली में, ये अब दिल्ली मेरठ बना है, अभी हम लोग 1 आध महीने में वो भी पूरा करेंगे एक्सप्रेस हाईवे। तो आप जाकर जरा वहां देखिए, लैंड ऐसी कीमत मिल रही है अभी कि मार्केट से 20 से 25% ज्यादा प्राइस मिल रही है। तो इसलिए जिनको लैंड रोड में जाती है वो खुश है। और आप एक बार इसका सर्वे ग्रास रूट पर करिए, लोग बोलते हैं हमारी लैंड और ज्यादा लो, और इतने अच्छे रेट मिल रहे हैं कि इसमें अभी कोई रिफॉर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं। मैं किसान हूं और थोड़ा सा ये रेट ज्यादा जा रहे हैं, ये मुझे दिखता है, पर मैं इसलिए खुश हूं कि चलो इस बहाने कुछ न कुछ किसानों के पास ज्यादा पैसे जाते हैं तो इकोनॉमिकली अच्छा ही है। व्हाट अबाउट किसान का रिहैबिलिटेशन, कि जिनका लैंड चला गया, पैसे तो मिल गए, फिर आगे जाके क्या? देखिए, ये तो सर्कल ऐसे ही चलते ही रहता है। कोई बिल्डिंग बेचता है तो खेती लेता है, खेती बेचता है तो बिल्डिंग लेता है, दोनों बेचते हैं तो इंडस्ट्री शुरू करता है। आखिर उसके पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली के आसपास में जिन लोगों ने लैंड एक्विजिशन में जमीन दी, उन्होंने मर्सिडीज खरीदी की, और हमारे पूना के पास बॉम्बे पूना एक्सप्रेस हाईवे में वहां के जो पूना की बॉर्डर की जमीन थी वो जब गई तो लोगों ने गाड़ियां, बंगले खरीदे किए। तो एक बात जरूर है, ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसने कहां पैसे डालना, पर ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट उनके फ्यूचर के लिए होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि अब किसानों को भी ये समझा, क्योंकि ये चीजों से
खर्चा हो जाएगा पर इससे रिटर्न्स थोड़ी मिलने वाला है। गडकरी जी, बिजली की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार्स की चर्चा हो रही है, आपने उस पर ऑलरेडी शुरुआत बड़ी ली है। ये हाईवेज जो नए बन रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्लान है, क्या सोच है? देखिए, ये आप अभी हमारे यहाँ नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गए हमारे यहाँ। मैंने एक 2200 कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनाया सुरेश भट्ट करके उनके नाम से, उसमें 700 गाड़ियों का पार्किंग है। तो मैंने वो पार्किंग में ही कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था कर दो। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अब जो लोग बोलते इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं तो चार्जिंग कहां से आएगा? जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, बसेस की बढ़ेगी, तो चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे। तो इसमें ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सोच है कि हमारे हाईवे इलेक्ट्रिक बन जाएं, कि बड़े बड़े ट्रक भी इलेक्ट्रिक बन जाएं? पेट्रोल पंप के बाजू में हमारे यहाँ नागपुर में रिजर्व बैंक स्क्वायर में पेट्रोल पंप के इंडियन ऑयल के पंप है, उसके बाजू में चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, ओला ने बनाया, और वहां चार्जिंग होता है। अब चार्जिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना, इसके बारे में नीति आयोग ने उसके बारे में क्लियर स्पेसिफिकेशंस क्लियर कर दिए हैं। अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये होटल है, इसका बड़ा पार्किंग है, यहाँ भी चार्जिंग स्टेशन लग सकता है। इलॉन मस्क को बुला रहे हैं सर, इंडिया मेक इन इंडिया करने में, टेस्ला गाड़ी बनाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए, अपनी बैटरी यहाँ बनाए, प्लान है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका में उनको मिला था, तब मैंने पोर्ट में उनको जमीन भी ऑफर की थी, तब वो चाइना में चले गए थे। अभी वो आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की है, उसमें 1,45,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। और अभी हम लोग बड़े प्रमाण पर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पोर्ट के द्वारा ही चेन्नई से ट्रैक्टर, गाड़ियां काफी एक्सपोर्ट हो रही है। मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑल वर्ल्ड के जितने अच्छे ब्रांड है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं विश्वास रखता हूं कि इंडिया ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट भी कम है, और बाकी भी जो इसके स्पेयर्स और पार्ट्स उसकी कॉस्ट कम है। तो हमारे कॉस्ट 25 से 30% यूरोपियन यानी जर्मन में मैन्युफैक्चरिंग करने से सस्ती है। तो इंडिया आने वाले 2-3 साल में इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर बनेगा, और यहां से बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट होगा। और ये अभी उस गति में हम चले गए हैं। और ये ऐसा है कि एक बार एक चीज को आप पुश कर दो तो वो नेचुरल दौड़ते जाती है, वैसे ये आगे होने वाला है, और हो रहा है, हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-1.5 साल में तो बहुत परिस्थितियां बदल जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए 5 साल प्रयास के थे, अब 5 साल परिणाम के आने वाले हैं। गंगा की सफाई का परिणाम क्या देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर देख रहे हैं अगले 5 साल में? देखिए, पहले आप ये बात समझ लीजिए कि गंगा में हमने क्या किया है। गंगा और गंगा की 40 ट्रिब्यूटरीज है। जैसे दिल्ली में हम लोग 13 प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ के कर रहे हैं, सब काम जोरों में शुरू। यमुना भी साफ होगी साथ साथ, यमुना साफ कर रहे हैं। मथुरा में हमने हाइब्रिड एन्युटी पे प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है, इटावा में लिया है। तो हम गंगा और गंगा की 40 ट्रिब्यूटरीज पर टोटल 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें से कुछ घाट और मोक्षधाम है, और बाकी जो प्रोजेक्ट है, जो गंदा पानी गंगा में जाता था, जैसे कानपुर में 7 प्रोजेक्ट है, इलाहाबाद में 9 प्रोजेक्ट है, वाराणसी में 11 प्रोजेक्ट है। तो ये हर जगह पर, पटना में 13 प्रोजेक्ट है। तो हम लोग ये जो गंदा पानी जो है इसको शुद्ध करके, इससे हम लोग गंगा में पानी की लेवल को अच्छा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 30% प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, और हमने ई फ्लो भी चालू कर दिया। जो पानी का 3 फीट तक पानी हम गंगा में मेंटेन करने की हमने गारंटी ली है। तो ई फ्लो भी है और पानी भी साफ हुआ है। तो केवल 30% काम करने से इस बार कुंभ में 20 करोड़ लोग आए थे, और सब लोगों ने, जितने लोग वहां गए, उन्होंने गंगा की अविरलता और निर्मलता पर प्रसन्नता जताई। तो अब 30% काम में इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि गंगा में फिर से एक बार वो कछुआ, फिश, ये जो बांग्लादेश की एक फिश है, उसका नाम भूल रहा हूं, हिल्सा, वो इलाहाबाद तक आई है। और इलाहाबाद में हमने 4 रिवर पोर्ट बनाए हैं, और मैंने उसका इनॉग्रेशन किया अभी कुंभ के समय। और इलाहाबाद से वाराणसी हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट चालू हो गया।
वाराणसी टू हल्दिया चालू हो गया, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है वहां से क्लियर हो गया, फिर ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेसिंग पूरा किया, बैराक में पूरा किया, और इतना ही नहीं तो मैंने बांग्लादेश में जाकर मुंगली और चितगांव दोनों पोर्ट में ड्रेसिंग करके वहां तक भी अब जा सकता है। अब हमने 12,000 करोड़ का डीपीआर तैयार किया है कि यमुना से दिल्ली से इलाहाबाद तक जोड़ने का। ये हो जाएगा तो दिल्ली की यमुना से माल बांग्लादेश म्यांमार तक चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट तक चला जाएगा। ये हो सकता है 5 साल में, अगले 5 साल में? देखो ये इलाहाबाद से आगे का हो गया सब। हाँ, अब ये दिल्ली से इलाहाबाद तक जो है 12,000 करोड़ का डीपीआर बना हुआ है, और कल ही मेरी बात हुई सेक्रेटरी ने, वो वर्ल्ड बैंक के लिए, क्योंकि गंगा के लिए 5,000 करोड़ हमको वर्ल्ड बैंक ने दिए, तो 12,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हम लोग अब फिर से वर्ल्ड बैंक के लिए देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा है। गडकरी जी, 2 दिन पहले भारतीय राजदूतों ने यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्रों के साथ काम करके मसूद अजहर को प्रोस्क्राइब टेररिस्ट बना दिया गया है। यहां पर ऑपोजिशन की चर्चा चल रही है कि देखिए आप इसकी क्रेडिट सीख कर रहे हैं, हमने भी हाफिज सईद को प्रोस्क्राइब कराया था, हमने भी ये करवाया था, हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी थी, तो ये क्रेडिट सीख कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है आपने ये सवाल भी नहीं पूछने चाहिए और मैंने जवाब नहीं देने चाहिए। इस देश में देश की सुरक्षा का विषय, ये इतने लाइट मूड में कोई टीवी की चर्चा में चर्चा कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कमेंट्स कर रही है, ये अच्छा नहीं है। देखिए हमारे देश की राजनीति जो भी हो हम करते रहे, पर हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा ये हमारे लिए सर्वोपरि है, ये पॉलिटिक्स के ऊपर है। और आपको एक बात होगा कि जब 1971 में वॉर हुई थी, तब इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सबने सपोर्ट किया था। तो मोदी जी कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, और ये देश की सुरक्षा का सवाल है। और हमारे सरकार की ये विदेश नीति और कूटनीति का ये बहुत बड़ा यश है कि चाइना जो पहले इस बात को विरोध कर रहा था, उसने इस समय हमारे बारे में पॉजिटिव रोल दिया है, और इसके कारण आज पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वो आइसोलेट हुए हैं। अब सभी लोग उनके विरोध में बात कर रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक समय अमेरिका भी हमारे साथ नहीं थी, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं थी, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता था, लोग दुनिया में कोई हमको सपोर्ट नहीं करता था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। और आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री को मैंने सुना कल, उनको कहना पड़ रहा है कि हमको ये सब, इसके बारे में हमको सुधारना होगा, ये सब रोकना होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, हमारे सरकार की, हमारे विदेश नीति की और प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर की। अगर इमरान खान देखिए बैठे हुए हैं, चाबी लगा रहे हैं कि हाँ जी मोदी जी वापस आएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, और लोग यहाँ पर कर रहे हैं, देखो इमरान खान क्या कह रहा है, क्या कहना चाहेंगे इमरान खान को आप? देखो आपके चैनल के बारे में आप कभी भी चैनल पे अच्छा बोलोगे कि बुरा बोलोगे? अच्छा ही बोलोगे ना। तो हमारे सरकार के बारे में हमने अच्छे बोलना ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हम राजनीतिज्ञ हैं, हम कोई साधु संत थोड़ी है, चुनाव लड़ते हैं। मर्यादा ये तय करनी चाहिए कि किस बात का उपयोग कहां तक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और राष्ट्र कारण इसमें फर्क है। नेशनल इंटरेस्ट में जो बातें हैं उसको पावर पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। उसके लिए हम सब लोग एक होंगे और एक होकर हमारे देश के लिए एक होकर फिर उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, माओवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। इसमें हम सब पार्टियों ने एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये देश की लड़ाई है और इसके लिए राजनीतिक मुद्दा बनाने में पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मीडिया वाले जिम्मेदार हैं। ओके, आप क्या करते, एक प्रश्न मुझे पूछते हो, फिर मेरा जवाब लेकर उनके पास जाते हो, फिर वो उल्टा जवाब देता है, फिर दोनों के जवाब आप दिन भर टीवी पे दिखाते हो, और फिर 8 से 9 बजे फिर चर्चा कराते हो, कंट्री वांट्स टू नो, और फिर आप उसके डिस्कशन कराते हो। तो और फिर आप ही कहते हो कि इसने पॉलिटिकलाइज किया और ये राजनीतिकरण करे। तुम क्यों कर रहे हो? आप लोग क्यों ऐसा इसको ये दे रहे हो? मत दो। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, इमरान खान को हमारा यूनाइटेड मैसेज क्या होना चाहिए? बिकॉज इतना काम चल रहा है, बट एक यूनाइटेड मैसेजिंग जो होती है कि देश से मैं क्या आपको एक बात बताता हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कई गुना अच्छी है, पाकिस्तान से हमसे भी खराब है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है। अभी वो 6 नदियों की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम 3 नदियों का पानी अगर बंद कर दें तो उनके यहां पानी से मरेंगे लोग, ऐसी स्थिति आएगी। पर
आज इस स्थिति में पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करके, रोजगार का निर्माण करके, ग्रोथ रेट को बढ़ाना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और गरीबी को दूर करना, ये उनकी प्रायोरिटी है, ये हमारी भी प्रायोरिटी है। ऐसे समय दोनों देश बुनियादी सवालों को छोड़कर ये जो आपके ये डिफेंस से रिलेटेड खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पाकिस्तान में किसी नेता को दमदारी से ये कहना पड़ेगा कि ये आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां खत्म करो। सरकार को इच्छा शक्ति जतानी होगी इस पे कठोर कार्रवाई करने की, और वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके देश के हित में उनको खंबीर भूमिका लेने वाला नेतृत्व चाहिए। मैं इमरान खान जी से यही अपेक्षा करता हूं कि वो पाकिस्तान के हितों की बात करते हुए इस बातों के निर्णय करने का धाड़स दिखाए। ओके, बंगाल की बात करते हैं। आपने देखा अब अगले फेज में मंडे को वहां पर फिर से पोलिंग हो रही है। पिछले फेज में आपके कॉलीग हैं, उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ, शीशे तोड़ दिए गए, वायलेंस चल रहा है। क्या हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, दिल्ली बहुत अलग है और देश बहुत अलग है, पर दिल्ली में पार्टियों से लेकर मीडिया तक जो घिरे हुए लोग हैं वो दिल्ली के बाहर उनकी नजरें नहीं जाती हैं, वो यहां दिल्ली की सीमाओं तक समाप्त हो जाती है। बंगाल की स्थितियां बहुत खराब है और मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। कल मेरे पास एक उम्मीदवार आए थे जो बंगाल से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा हमारे यहां सब जगह कैप्चर किए बूथ, अनेक जगह पर, और कुछ जगह पर ऐसे वीडियो मैंने देखे कि कोई नेता खड़ा हुआ और कहा ये कम्युनिटी को वोट नहीं करना, जो इस पार्टी को सपोर्ट करेगा वही वोट कर पाएगा। मुझे लगता है कि फेयर चुनाव होने चाहिए, जिसको जिसको वोट देना है उसको दे, और ये सबने वोटिंग राइट को अपना उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद जो भी निर्णय होना चाहिए। तो इसलिए बंगाल की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए वो अच्छी बात नहीं है। सीआरपीएफ भेजनी है सर, भेजनी चाहिए, और सेंट्रल सिक्योरिटी भेजनी चाहिए वहां पर। भेजी गई है, उसके बावजूद बंगाल का चुनाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। तो ये जो नारा लगा है कि साइलेंट वोट, चुपके से बीजेपी को वोट दीजिए, इससे क्या होप कर रहे हैं आप? किसने नारा लगाया? ये नारा बंगाल में चल रहा है कि साइलेंट वोट बीजेपी को दीजिए। कि देखो, ये कोई राजनीति में अनेक नेता होते हैं, अनेक नेता कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं, उसमें से कौन सी बातों को, जो आपकी बहुत काम की पॉजिटिव बातें वो तो कोई उठाता नहीं, और कोई ऐसी जिसमें न्यूज वैल्यू बनती है या चर्चा बनती है, ऐसी बातों को उठा के फैला देते हैं। मैं बीजेपी का, मैं भी नेता हूं, मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना साइलेंट वोट। वोट कभी साइलेंट होता है क्या? वोट सीक्रेट होता है, और जिसको देना है उसको दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गडकरी जी, वही प्रयास और परिणाम की अगर बात वापस करें, हाल ही में पिछले क्वार्टर में थोड़ा जीडीपी में ग्रोथ रेट डाउन आया है। आप कह रहे हैं 17 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके सेक्टर में, 1 लाख करोड़ तो अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी आपके संकल्प पत्र में कि हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। इससे जीडीपी में बूस्ट मिलेगा? देखिए, एक तो मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि कभी पॉलिटिकल नेताओं की वैसे भी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती तो लोग विश्वास नहीं रखते। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि मैं आपको 17 लाख करोड़ का हिसाब देके जाऊंगा, उसकी स्क्रूटनी आप करिए। देखिए, देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में काम करने वालों की कमी है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, ये हमारी समस्या थी। अब हमारे देश में इतना काम करने लायक स्थिति, अभी नदी जोड़ प्रकल्प, मैंने 36 प्रोजेक्ट डीपीआर बनाए, मैं उसका मंत्री हूं। अभी आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम डैम बना रहे हैं हम लोग, और उसका पानी 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। तो मैंने उल्टा काम शुरू किया कि पहले समुद्र से जाने वाला पानी रोककर हम लोग रिवर कनेक्टिविटी का प्रोग्राम शुरू करें। केवल 45 टीएमसी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा है, और अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में, तो 400 टीएमसी पानी मिलेगा, और कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई झगड़ा नहीं होगा। 6 प्रोजेक्ट मैंने इस समय में क्लियर किए हैं पानी के, और वो प्रोजेक्ट के द्वारा पंजाब और हरियाणा में पानी का कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा, इतना पानी मिल जाएगा।
पानी की कमी नहीं है, नियोजन की कमी है। और इसलिए इस देश में ना पैसे की कमी है, ना इस देश में टेक्नोलॉजी की कमी है। देश में कमी है सही नेतृत्व की, अप्रोप्रिएट लीडरशिप। मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट, ये हमारी आवश्यकता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत की सोच को हमने सोचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, इंडस्ट्री में, फ्यूल्स में, तो ये एक नई सोच जो है, इसमें हिंदुस्तान आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित कैसा करेंगे और रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमिक अप्रोच को स्वीकार करके देश में विशेष रूप से ग्रामीण और रूरल सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसा निर्माण करेंगे, इसके आधार पर ही हमने ये बातें सोची है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं दो बातें आपको कहूंगा कि अब हमने 17 मई को एक रशिया से एक एयरबोट लाई है। उसका इंजन है लैंड क्रूजर का, टोयोटो का, पंखे हैं हवाई जहाज के, और 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलती है 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। मैं इलाहाबाद से वाराणसी उसमें से जाने वाला हूं। और हमने सी प्लेन लाया, एमपीडीएस सी प्लेन, अभी कैटरपिलर लाया, हेवरक्राफ्ट लाया। अभी मैं जब आपको ये बात कर रहा हूं कि दिल्ली से आप बांग्लादेश जाओगे चितगांव तक या म्यांमार तक पानी से, तो लोगों को लगता है कि ये मैं जब अभी गंगा का हमारा जलमार्ग शुरू हुआ, इस बार हमने 80 लाख टन माल अभी उसके ऊपर धोया है और 2 साल में 280 लाख टन होगा। और ये इतना बड़ा इकोनॉमी को मजबूत करेगा कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए है, तो पानी से 2 रुपए है, तो अभी हमने 1 रुपए है, तो 20,000 किलोमीटर रिवर लेंथ को हम लोग वाटरवेज बना रहे हैं। ये गंडक को काम शुरू किया है, वो नेपाल तक जाएगा, तो नेपाल का कार्गो हल्दिया से डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाएगा, भारत की सीमा तक, नेपाल की सीमा तक। अभी हम लोग हवा में उड़ने वाली स्काई बस ला रहे, 260 लोगों की डबल डेकर। कल मैंने चंडीगढ़ में भी बताया, 5 शहरों में उसका वेबकॉस करके हमारी कंपनी है। हमने डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, जिनका 65% शेयर है। और ये इतना अच्छा इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये इतना अच्छा है कि इतना सस्ता है। अभी मैंने अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, 450 बसेस जो है, जो गंदा पानी है टॉयलेट का, पहले हमने 100 करोड़ कमाया, अभी अगले साल से 180 करोड़ कमाएंगे, वो पानी बेचा। और पानी से मिथेन निकालकर, मिथेन से CO2 अलग करके नागपुर की 250 बसेस, अब 450 बसेस हम बायो CNG पर कर रहे हैं। और उसमें से 38 बसेस अब हो गई। और 1 महीने के अंदर हम इनॉग्रेशन करेंगे कि गंदे पानी से गैस निकल चल रही है, गैस बनेगी। हाँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस बायोगैस। एक सवाल और, फिर एक तो थोड़ा अगर ऑडियंस से भी सवाल ले सकते हैं हम। गढ़चिरौली में सर जो अब माओवादी हादसा हुआ है, लेफ्ट विंग टेरर को कैसे निपटाएं? देखिए, मैं वहां रहने वाला हूं और मैं ही वैसे एक नेता उनमें हूं कि जो ये जो घटनाएं जहां हुई, वहां मैं इलेक्शन प्रचार के लिए गया था और उनकी ताकत बहुत कम हो गई है। और ताकत कम होने के कारण उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए उनमें से जो कम लोग थे, उन्होंने ये ऐसे इंसिडेंट किए हैं। मुझे लगता है 5 साल में हमारी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में हमने रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, एम्प्लॉयमेंट के साधन निर्माण किए हैं। अब जनता की सहानुभूति भी उनके साथ नहीं है और धीरे ये मूवमेंट जो है, ये खत्म होने के कगार पर खड़ी है। थोड़ा और सजग होकर अब इसमें आखिरी एंड तक जाने में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर जाएंगे तो इसमें हम सफलता पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये तीनों की सीमाओं के बीच में जो जिले हैं, वही ये पार्ट में गड़बड़ियां है। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसका सब कारण है ये फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एक्ट, बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। देखिए, हम इकोलॉजी और एनवायरमेंट को भी चाहते हैं, पर इन जिले में ना इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मिनरल्स यहां है। जमशेदजी टाटा, टाटा नगर के पहले ये गढ़चिरौली में गए थे, वहां वो स्टील फैक्ट्री डालने वाले थे, पर फॉरेस्ट के कारण नहीं डाल सके। तो हमको फॉरेस्ट मेंटेन करते हुए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल,
गरीबों को काम करने का कोई अवसर वहां मिलता है, तो ये मुझे लगता है वहां का एटमॉस्फेयर बदल सकता है। ओके। अब ये हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते वहां, रोड नहीं। अभी मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था 95-2000 में, तब मैंने एक हाईवे का काम शुरू किया था। आज वो 20 साल के बाद अभी मैं यहां मंत्री बना तब पूरा हुआ, जो नहीं करता था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। और आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री को मैंने सुना कल, उनको कहना पड़ रहा है कि हमको ये सब, इसके बारे में हमको सुधारना होगा, ये सब रोकना होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, हमारे सरकार की, हमारे विदेश नीति की और प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर की। बट इमरान खान देखिए बैठे हुए हैं, चाबी लगा रहे हैं कि हाँ जी मोदी जी वापस आएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, और लोग यहाँ पर कर रहे हैं देखो इमरान खान क्या कह रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे इमरान खान को? देखो, आपके चैनल के बारे में आप कभी भी चैनल पे अच्छा बोलोगे कि बुरा बोलोगे? अच्छा ही बोलोगे ना। तो हमारे सरकार के बारे में हमने अच्छे बोलना ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। और हम राजनीतिज्ञ हैं, हम कोई साधु संत थोड़ी है, चुनाव लड़ते हैं। मर्यादा ये तय करनी चाहिए कि किस बात का उपयोग कहां तक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और राष्ट्र कारण, इसमें फर्क है। नेशनल इंटरेस्ट में जो बातें हैं उसको पावर पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। उसके लिए हम सब लोग एक होंगे और एक होकर हमारे देश के लिए एक होकर फिर उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, माओवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। इसमें हम सब पार्टियों ने एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये देश की लड़ाई है और इसके लिए राजनीतिक मुद्दा बनाने में पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मीडिया वाले जिम्मेदार हैं। ओके। आप क्या करते, एक प्रश्न मुझे पूछते हो, फिर मेरा जवाब लेकर उनके पास जाते हो, फिर वो उल्टा जवाब देता है, फिर दोनों के जवाब आप दिन भर टीवी पे दिखाते हो, और फिर रात को 8 से 9 बजे फिर चर्चा कराते हो, कंट्री वांट्स टू नो, और फिर आप उसके डिस्कशन कराते हो। तो और फिर आप ही कहते हो कि इसने पॉलिटिकलाइज किया और ये राजनीतिकरण करे। तुम क्यों कर रहे हो? आप लोग क्यों ऐसा इसको ये दे रहे हो? मत दो। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, इमरान खान को हमारा यूनाइटेड मैसेज क्या होना चाहिए? बिकॉज इतना काम चल रहा है, बट एक यूनाइटेड मैसेजिंग जो होती है कि देश से मैं क्या आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कई गुना अच्छी है, पाकिस्तान से हमसे भी खराब है। वहां पीने के लिए पानी नहीं है। अभी वो 6 नदियों की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम 3 नदियों का पानी अगर बंद कर दें तो उनके यहां पानी से मरेंगे लोग, ऐसी स्थिति आएगी। पर आज इस स्थिति में पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करके, रोजगार का निर्माण करके, ग्रोथ रेट को बढ़ाना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और गरीबी को दूर करना, ये उनकी प्रायोरिटी है, ये हमारी भी प्रायोरिटी है। ऐसे समय दोनों देश बुनियादी सवालों को छोड़कर ये जो आपके ये डिफेंस से रिलेटेड खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पाकिस्तान में किसी नेता को दमदारी से ये कहना पड़ेगा कि ये आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां खत्म करो। सरकार को इच्छा शक्ति जतानी होगी इस पे कठोर कार्रवाई करने की, और वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके देश के हित में उनको खंबीर भूमिका लेने वाला नेतृत्व चाहिए। मैं इमरान खान जी से यही अपेक्षा करता हूं कि वो पाकिस्तान के हितों की बात करते हुए इस बातों के निर्णय करने का धाड़स दिखाए। ओके। बंगाल की बात करते हैं। आपने देखा अब अगले फेज में मंडे को वहां पर फिर से पोलिंग हो रही है। पिछले फेज में आपके कॉलीग हैं, उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ, शीशे तोड़ दिए गए, वायलेंस चल रहा है। क्या हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, दिल्ली बहुत अलग है और देश बहुत अलग है। पर दिल्ली में पार्टियों से लेकर मीडिया तक जो घिरे हुए लोग हैं, वो दिल्ली के बाहर उनकी नजरें नहीं जाती हैं, वो यहां दिल्ली की सीमाओं तक समाप्त हो जाती है। बंगाल की स्थितियां बहुत खराब है और मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। कल मेरे पास एक उम्मीदवार आए थे जो बंगाल से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा हमारे यहां सब जगह कैप्चर किए बूथ, अनेक जगह पर, और कुछ जगह पर ऐसे वीडियो मैंने देखे कि कोई नेता खड़ा हुआ और कहा ये कम्युनिटी को वोट नहीं करना, जो इस पार्टी को सपोर्ट करेगा वही वोट कर पाएगा। मुझे लगता है कि फेयर चुनाव होने चाहिए, जिसको जिसको वोट देना है उसको दे, और ये सबने वोटिंग राइट को अपना उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद जो भी निर्णय होना चाहिए। इसलिए बंगाल की स्थिति
थोड़ी चिंताजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सीआरपीएफ भेजनी है सर, भेजनी चाहिए और हाँ? सेंट्रल सिक्योरिटी भेजनी चाहिए वहां पर। काफी बंगाल का चुनाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। तो ये जो नारा लगा है कि साइलेंट वोट, चुपके से बीजेपी को वोट दीजिए, इससे 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 क्या होप कर रहे हैं आप? किसने नारा लगाया? ये नारा बंगाल में चल रहा है कि साइलेंट वोट बीजेपी को दीजिए कि देखो, ये कोई राजनीति में अनेक नेता होते हैं, अनेक नेता कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं, उसमें से कौन सी बातों को, जो आपकी बहुत काम की पॉजिटिव बातें वो तो कोई उठाता नहीं, और कोई ऐसी जिसमें न्यूज वैल्यू बनती है या चर्चा बनती है ऐसी बातों को उठा के फैला देते हैं। मैं बीजेपी का, मैं भी नेता हूं, मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना साइलेंट वोट। वोट कभी साइलेंट होता है क्या? वोट सीक्रेट होता है, और जिसको देना है उसको दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। गडकरी जी, वही प्रयास और परिणाम की अगर बात वापस करें, हाल ही में पिछले क्वार्टर में थोड़ा जीडीपी में ग्रोथ रेट डाउन आया है। आप कह रहे हैं 17 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके सेक्टर में, 1 लाख करोड़ तो अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी आपके संकल्प पत्र में कि हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, इससे जीडीपी में बूस्ट मिलेगा? देखिए, एक तो मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं तो मुझे लगता है कि कभी पॉलिटिकल नेताओं की वैसे भी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती तो लोग विश्वास नहीं रखते। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि मैं आपको 17 लाख करोड़ का हिसाब देके जाऊंगा, उसकी स्क्रूटनी आप करिए। देखिए, देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में काम करने वालों की कमी है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, ये हमारी समस्या थी। अब हमारे देश में इतना काम करने लायक स्थिति, अभी नदी जोड़ प्रकल्प, मैंने 36 प्रोजेक्ट डीपीआर बनाए, मैं उसका मंत्री हूं। अभी आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम डैम बना रहे हैं हम लोग, और उसका पानी 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। तो मैंने उल्टा काम शुरू किया कि पहले समुद्र से जाने वाला पानी रोककर हम लोग रिवर कनेक्टिविटी का प्रोग्राम शुरू करें। केवल 45 टीएमसी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा है, और अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में, तो 400 टीएमसी पानी मिलेगा, और कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई झगड़ा नहीं होगा। कम लोग थे, उन्होंने ये ऐसे इंसिडेंट किए हैं। मुझे लगता है 5 साल में हमारी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में हमने रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, एम्प्लॉयमेंट के साधन निर्माण किए हैं। अब जनता की सहानुभूति भी उनके साथ नहीं है, और धीरे ये मूवमेंट जो है ये खत्म होने की कगार पर खड़ी है। थोड़ा और सजग होकर अब इसमें आखिरी एंड तक जाने में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर जाएंगे तो इसमें हम सफलता पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये तीनों की सीमाओं के बीच में जो जिले हैं वही ये पार्ट में गड़बड़ियां है। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसका सब कारण है ये फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एक्ट, बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। देखिए, हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को भी चाहते हैं, पर इन जिले में ना इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मिनरल्स यहां है। जमशेदजी टाटा, टाटानगर के पहले ये गढ़चिरौली में गए थे, वहां वो स्टील फैक्ट्री डालने वाले थे, पर फॉरेस्ट के कारण नहीं डाल सके। तो हमको फॉरेस्ट मेंटेन करते हुए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, गरीबों को काम करने का कोई अवसर वहां मिलता है, तो ये मुझे लगता है वहां का एटमॉस्फेयर बदल सकता है। ओके। अब ये हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते वहां, रोड नहीं। अभी मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था 95-2000 में, तब मैंने एक हाईवे का काम शुरू किया था। आज वो 20 साल के बाद अभी मैं यहां मंत्री बना तब पूरा हुआ। जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड को जोड़ता है। अब ये स्थितियां जो है वहां अगर हम काम नहीं करेंगे, वहां रोजगार नहीं मिलेगा। अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूं जो हमारे सरकार में भी कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और हमारे हवाई जहाज बायो एविएशन फ्यूल पे चले। जो हमारे देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने ये जो जेट्रोफा है, इसके ऑयल पर जो फ्यूल तैयार किया था उस पर चले। फिर स्पाइस जेट का एक विमान हमने देहरादून से दिल्ली तक लाया 25% बायो एविएशन फ्यूल पर। हम 30,000 करोड़ का बायो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं हवाई जहाज के लिए, उसका भाव 70 रुपए लीटर है।
और जहां हमारा जंगल है, ट्राइबल है, वहां नॉन एडिबल ऑयल सीड, रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, इसके ऑयल से अगर हम बायो एविएशन फ्यूल बनाने का काम अगर इस सेक्टर में शुरू करते हैं तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी आप ये परली जलाते हैं, हमारे यहाँ मैंने खुद बनाया, सब आप देखने के लिए आई है, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। तो परली से बायो सीएनजी बनाया, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी बनता है, ट्रैक्टर चलने लगे। तो ये ट्राइबल सेक्टर में अगर हमने इस प्रकार के नए इनिशिएटिव सरकार हमारी ले रही है तो इससे वहां इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदल सकती है। ओके, गडकरी जी आप मंच पे हैं और ऑडियंस है, कभी कभी ऑडियंस को मौका मिलता है एक दो सवाल करने का, तो इफ समबडी हैज, किसी को सवाल है प्लीज एक माइक्रोफोन पहुंचा सकते हैं हम। पीछे। A very good morning to you, sir. A lot of highways have been built in the last 5 years. Although the problem of double taxation still remains, is there going to be a uniform toll code or a uniform tax code? And what's the plan like for next 5 years? टोल देना किसी को पसंद नहीं है, टोल्स का क्या होगा, क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक सुझाता हूं, ये कार्यक्रम आपने होटल में लिया है तो यहाँ का चार्ज आपको देना पड़ा, पर आपको ऑप्शन है रामलीला मैदान पे बैठ के कराओ, फुकट में हो जाएगा कार्यक्रम। If you want good road, No, what she means is you It's always mean- pay road tax for every car. रोड टैक्स फॉर एवरी कार। देखिए रोड टैक्स इज ए डिफरेंट थिंग एंड टोल इज ए डिफरेंट थिंग। पहली बात, बेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अभी नेक्स्ट 1 महीने के बाद 45 मिनट में आओगे, तो 3.5 पौने 4 घंटे अगर गाड़ी कम चली तो उतना फ्यूल बचा है। अब ये आपके जितने पत्रकार हैं मुझे पार्लियामेंट में मिलते हैं, ये थोड़ा दिल्ली की जानकारी है, 14 लेन का रोड बनाया मैंने, ये जो आप जाते ना इधर जो अक्षरधाम की तरफ से, तो मेजोरिटी आपके पत्रकार उधर रहते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा आपके कारण बच गया। अब मुझे कहना 1 घंटा बच गया तो 1 घंटा गाड़ी भी कम चली। फिर हमारा देश देखो, हमारे देश के पास इतने रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। मैं इसीलिए बना सकता हूं क्योंकि मैं टोल के इनकम को सिक्योरिटाइज करके खड़ा, फिर कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा करता हूं। तो इसलिए अभी मुंबई पुणे मैंने हाईवे बनाया है, एक्सप्रेस हाईवे। पहले 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे अगर गाड़ी कम चलती है तो क्या डीजल और फ्यूल बचता नहीं? तो एक बात ऐसी है कि टोल देना पड़ेगा, टोल कैंसल होने का कोई प्रश्न नहीं उद्भवता, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि टैक्स लगता है नई गाड़ी खरीदने पर, जीएसटी लगता है या बाकी टैक्सेस लगते हैं, तो ये तो दूसरा डिपार्टमेंट होता है और ये भी सब जगह भी ये भी है, टैक्स पहले से है। और टोल जो है वो केवल आपके लिए, अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं रोज हवाई जहाज से एयरपोर्ट आता था और ये धौला कुआ के पास मैं 1-1 घंटा रुकता था। वो रोड हाईवे जहां से ब्रिज उतरता है एयरपोर्ट से, वहां तक ही नेशनल हाईवे था। मैं तंग आ गया कि रोज महीने में मेरे हर महीने में 30-40 घंटे तो ढोला कुआ पे इधर उधर देखते जाते थे। तो मैंने एक दिन आके वो हाईवे बढ़ाकर ये ताज पैलेस के ब्रिज तक बढ़ा दिया और वो इतने कठिनाई से मैंने डिफेंस से जगह दिलाई और वहां अभी ब्रिज बनाया, वो काम चालू है। अब मुझे बताइए कि जहां आधा पौन घंटा रुकते थे वहां आपको 2 मिनट में आप निकल जाते हैं, तो आपका समय बचता है, आपका फ्यूल बचता है, उसके बदले में आपको टोल देना पड़ेगा। तो गलत क्या है? couple of questions. So just get a mic to you, sir. He'll just get a mic to you, sir. वैसे टोल टैक्स में मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा कि ये हमारा फास्ट ट्रैक हो गया है। जैसे आपका मोबाइल फोन चार्ज होता है वैसे आपके गाड़ी पर एक स्टिकर लगता है। अभी 60 लाख गाड़ियों ने लिया है, आप भी ले लो और आप टोल पे जाओगे, कोई रोकेगा नहीं, केवल उसका कैमरा में फोटो आ जाएगा, आप खुल के चले जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी। और दिल्ली का जो रिंग रोड बना है, हमने बनाया है, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जहां से आप एंट्री करोगे वहां टोल चार्ज होगा, जहां से बाहर निकलोगे वहां रुक जाएगा, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। हाँ जी प्लीज। जी बात करूंगा दिल्ली की। इतना ट्रैफिक जाम, इतना पोल्यूशन, इतना कंजेशन, कुछ रोड्स तो आपने कहा आपने कर दी, लेकिन बाकी दिल्ली का बुरा हाल है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, दिल्ली वालों की लाइफ बेटर करने के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? सारे नेशनल हाईवे बना रहे थे देखिए, दिल्ली तो में। पहली बात तो आप सरदार जी ये समझ लो कि कुछ म्यूनिसिपल रोड है, कुछ डीडीए के रोड है,
कुछ रोड स्टेट हाईवेज है और कुछ लोग नेशनल हाईवे है। मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूं, पर मैंने दिल्ली हमारे कैपिटल होने के नाते केवल दिल्ली में मैं 50,000 करोड़ रुपए के रोड कर रहा हूं। दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, दिल्ली मेरठ का काम शुरू किया, गाजियाबाद वाले रोड का काम शुरू किया, धौला कुआं का काम हमने पूरा किया, वो मुकरबा चौक का एक बड़ा रोड हम बना रहे हैं। तो अब दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की ओर जा रहा था, वो दिल्ली के बीच में से ज्यादा पूरा बाहर जाने लगा। दिल्ली का 29% पोल्यूशन कम हुआ क्योंकि ये ट्रैफिक आना बंद हो गया। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि जो नेशनल हाईवे के है वो मेरे साथ है। कुछ बातों के लिए केजरीवाल जी से बात करिए, वो स्टेट के हैं। कुछ बातों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डीडीए से बात करिए। देखो, दिल्ली के ट्रैफिक जाम पर आउट ऑफ वे जाकर मेरा काम न होने के बाद मैंने एक स्टडी करवाया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस स्टडी में आपको देता हूं कि कहां कहां ट्रैफिक जाम है और क्या क्या करने से ट्रैफिक जाम दूर हो सकता है। और ये अभी जब मैं 50,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं तो मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं कि अभी 1 साल के अंदर दिल्ली का 50% पोल्यूशन कम होगा और 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। इट इज ओनली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय डिपार्टमेंट। अब इसमें अगर आप डीजल को कम करोगे, इलेक्ट्रिक कार लाओगे, फिर आप बायो सीएनजी का ज्यादा यूज करोगे। अभी मैंने हवा में चलने वाली डबल डेकर बस लाई है, कल मैंने चंडीगढ़ में एलजी से उनको सबको बताया। टेक्नोलॉजी लाई है, दिल्ली में वो भी हम कर सकते हैं। मेट्रो की कॉस्ट 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो पीयूष जी बैठे, उनने मुझे कहा हिमाचल प्रदेश के लिए रेलवे बनाना बहुत कॉस्टली है। तो कल ही मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई और मैंने उनको कहा कि पीयूष जी ने ये कहा है कि इसका कोई सस्ता सोल्यूशन निकालो। तो वो सस्ता सोल्यूशन मैंने उनको दिया। उसका आप एक बार उसका आप कार्यक्रम कराइए। 50 करोड़ पर किलोमीटर, 260 लोग ऊपर के ऊपर जाते हैं डबल डेकर बस में। तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस जो भविष्य के ट्रांसपोर्ट के ये है, उसका उपयोग करके हम लोग ये सब बातें कम कर सकते हैं। पर इसके लिए सही सरकार और सही नेता चाहिए। अभी जो कुछ हुआ वो हमारे सरकार में हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगर आगे और मौका आप देंगे तो पूरी तरह आपके प्रॉब्लम को हम सुलझाएंगे, इतना मैं आपको पक्का बता दूं। नितिन गडकरी जी, पिछले 5 साल और अगले 5 साल के प्लान के बात करने के लिए और इस मंच पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। Sir, I have got one question for you. I am Commodore Sodi. I belong to Baramulla, Kashmir. I have been traveling on the national highway. Let me tell you, sir, the national highway from Jammu to Baramulla is in a mess. And on top of that, the ban which was imposed for 2 days on the national highway was very ill thought of. Number one, sir. Number two, with the Sankalp Patra of the BJP, the statement on the national security was really a welcome one. But being a domicile of Kashmir, I want to ask, would Kashmir and the people of Kashmir be on the mercy of NDA, /UPA or whoever comes? Okay, so I feel, sir, there's a need thank you. Let me to put that have a question. national Sir, policy. एक श्रीनगर के हाईवे के बारे दो मिनट ये कर दें। शायद ये गए नहीं होंगे इतने में। वो चेनाली में हमने एक टनल बनाई है, आप जाके अभी इस समय देखिए, स्टेट ऑफ आर्ट है। पहली बार श्रीनगर से जम्मू का रोड हम लगभग बना चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा केवल डिपार्टमेंट 60,000 करोड़ के काम कश्मीर में कर रहा है। ये जो कारगिल की लड़ाई हुई थी वो 6,000 करोड़ की टनल जोजिला, वो टनल हम बना रहे हैं। हम लोग लद्दाख और लेह से लेकर हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए रोड बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात, जितना अभी हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम जब सरकार में आए तब 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज वो 1,47,000 किलोमीटर हुआ है। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बार कहा है कि हम उसको डबल करेंगे। तो डबल करने की आवश्यकता है क्योंकि 22% ऑटोमोबाइल ग्रोथ है। और इसके लिए आज देश में टोटल देश का 80% ट्रैफिक ये 96,000 यानी अगर ये 10-15% रोड पर आता है, क्योंकि नेशनल हाईवे बहुत कंजेस्टेड है। जब इसमें डाइवर्सिफाई करेंगे, नए नए रोड बनाएंगे तो इसका उपयोग होगा। अब पहली बार हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जो नई अलाइनमेंट है। जैसे ये एग्जिस्टिंग रोड को नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई नया बन रहा है,
दिल्ली से कटरा नया बना रहे हैं, फिर अजमेर से ये लुधियाना से जालंधर से अजमेर नया बना रहे हैं। तो ये जो नई अलाइनमेंट बनेगी इससे काफी राहत मिलेगी। फिर भी एक बात को मैं स्वीकार करता हूं, जितना बनाने के बाद भी और ज्यादा बनाने की आवश्यकता है। अब देखो 100 एयरपोर्ट हमारे सरकार ने बनाए, फिर भी हवाई जहाज टिकट नहीं मिलता। अब जितना जाए उतना लोग जा रहे क्योंकि लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे और ज्यादा बनाने की आवश्यकता, ये बात को मैं स्वीकार करता हूं। पर एक बात ये भी कहता हूं कि जो 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुई वो हमारे 5 साल में हुई, और 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट फंसे थे। ये आपके सामने मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से मेरे डिपार्टमेंट ने बचाए, और आज सब कॉन्ट्रैक्ट में फिर काम करने लगे। फिर भी और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ये आपकी बात सही है, और अगर हम सत्ता में आएंगे तो और ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अप्रिशिएट योर टाइम नितिन गडकरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। So thank you so much for this thought-provoking